हम सबको पॉलिटिक्स पर ज्ञान देना पसंद है कि अरे बीजेपी ने ये क्या किया, कांग्रेस ने वो किया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं कि एक नेशनल पार्टी बनने के लिए एग्जैक्टली कितने वोट परसेंटेज चाहिए होते हैं, तो सब चुप हो जाएंगे। वेलकम टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर देखने में आसान लगता है क्योंकि हम पार्टीज का नाम जानते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा डाटा और क्राइटेरिया यही चैप्टर पूछता है। तो क्या पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होती हैं या उनका काम कुछ और भी है? इस वीडियो में हम नेताजी की रैली में नहीं जाएंगे, बल्कि हम फंक्शंस ऑफ पार्टीज और चैलेंजेस को ऐसे समझेंगे कि आपको बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए इस राजनीति के खेल को थोड़ा आसान बनाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन लड़ता है और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए काम करता है। तो इस तरह के ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी जनता को ध्यान में रखकर अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है और इन्हीं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की मदद से जनता को ये समझाने का प्रयास करती है कि हमारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दूसरों के कंपैरिजन में बेहतर है। तो लोगों को जिस भी पार्टी के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, लोग उस पार्टी को इलेक्शन में वोट करते हैं और उसे पावर में लाते हैं, और फिर वो पार्टी इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनता के लिए इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहले होते हैं लीडर्स, जो कि टॉप पोजीशंस पर होते हैं। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स, जो कि पार्टी के मेंबर होते हैं, मतलब पार्टी के लिए काम करते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर्स, जो कि उस पार्टी को फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टी के मतलब को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब हम पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को समझते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के काम क्या क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। मतलब पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं जिसमें अलग अलग पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं और उनके बीच में इलेक्शन लड़ा जाता है। दूसरा फंक्शन है अलग अलग पार्टीज अपने अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनता के सामने रखती हैं ताकि वोटर्स को जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पसंद आए तो वो उन्हें चूज कर सके। तीसरा फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। मतलब पार्टीज कंट्री के लॉ मेकिंग में काफ़ी डिसिसिव रोल प्ले करती है। फोर्थ फंक्शन है पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। मतलब पार्टी सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती भी हैं। फिफ्थ फंक्शन है कि जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती हैं तो वो पार्टीज फिर अपोजिशन का काम करती हैं। मतलब सरकार जब गलती करेगी या कोई गलत पॉलिसीज बनाएगी तो ये हारी हुई पार्टीज उन्हें क्रिटिसाइज करेंगी और अपोज करेंगी। सिक्स फंक्शन है पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। मतलब पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को सेव देती हैं। सेवेंथ फंक्शन है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कामों को, अलग अलग स्कीमों को जनता तक पहुंचाती हैं, और खास करके इलेक्शन के टाइम पर तो ये काम एक फ़ोन पर हो जाता है। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के 7 फंक्शंस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं। अब हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो, अगर हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है, तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा। तो देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब बिना पार्टी के इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। अब जब सारे ही कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे तो वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और ना ही कोई कैंडिडेट जनता से बड़े बड़े प्रोमिसेस कर पाएगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ है। ऐसे में वो कैंडिडेट केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, बाकी उसे पूरे देश से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे में पूरे देश को कैसे चलाना है इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो मोस्टली कैंडिडेट्स किसी न किसी पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद ये बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस भी कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर एक ही पार्टी से होंगे, और इससे वो पूरे देश के लिए भी डिसीजन ले पाएंगे, और वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। तो ये सब पॉइंट्स देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव। अब ये तो पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी कितनी चाहिए। तो अगर हम हमारी डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का कोई भी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है।
इसलिए हमारे देश में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। पर इनमें से कुछ ही पार्टीज सीरियस कंटेंडर के रूप में उभर पाई हैं, बाकी पार्टीज केवल ऐसी ही बनी हुई हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पार्टीज होनी कितनी चाहिए। तो अगर हमें ये जानना है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए, उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पार्टी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो हमें अलग अलग कंट्रीज में 3 तरह के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल एंड रन करने के लिए। मतलब 1 पार्टी सिस्टम में केवल एक ही पार्टी होती है। जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है चाइना। चाइना में एक ही पार्टी है जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन 1 पार्टी सिस्टम एक अच्छा डेमोक्रेटिक ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें लोगों के पास चॉइस नहीं होती, एक ही पार्टी होती है। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम। तो 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो पावर होती है वो यूजुअली चेंज होती रहती है 2 मेन पार्टीज के बीच में। यानी कि 2 पार्टी सिस्टम में 2 ही मेन पार्टी होती हैं जिनकी गवर्नमेंट बनती है। बाकी पार्टीज भी होती हैं पर उनकी गवर्नमेंट ही नहीं बनती। 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कई सारी पार्टीज पावर में आने के लिए compete करती हैं और 2 से ज़्यादा पार्टीज के पास पावर में आने का मौका होता है। सिंपली मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत पार्टी होती हैं और उन सबके पास मौका होता है पावर में आने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि कई पार्टीज हैं। इस तरह के सिस्टम में हमें कोलिजन गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। मतलब इसमें अलग अलग पार्टीज मिलकर भी सरकार बना लेती हैं जब किसी एक पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है। तो ये 3 तरह के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर हम अभी तक जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, तो उसका आंसर तो हमें अभी तक नहीं मिला। तो देखो, इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी पार्टी होनी चाहिए, और ना ही कोई कंट्री चूज करती है कि मुझे इतनी पार्टी चाहिए। बल्कि पार्टी सिस्टम तो समय के साथ साथ इवॉल्व होता है सोसाइटी की नेचर के बेसिस पर, सोशल एंड रीजनल डिवीजन के बेसिस पर, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री के बेसिस पर, इलेक्शन सिस्टम के बेसिस पर। कोई भी पार्टी सिस्टम सभी देशों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। किसी कंट्री के लिए 1 पार्टी सिस्टम बेहतर होता है, किसी के लिए 2 पार्टी सिस्टम बेहतर होता है और किसी के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बेहतर होता है। तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री की कंडीशन के ऊपर। जैसे कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। अब भले ही ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें 1 पार्टी सिस्टम ही ठीक लगता है। ऐसे ही हमारी कंट्री में हमें मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें मल्टी पार्टी सिस्टम ही सूट करता है। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? तो नेशनल पार्टीज कंट्री की वाइड पार्टीज होती हैं। मतलब ऐसी पार्टी होती हैं जो कि पूरे देश में फैली रहती हैं, और इनकी कई सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि वही सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं जो कि नेशनल पार्टीज की होती हैं। सिंपली नेशनल पार्टीज देश की बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जिनका वर्चस्व पूरे देश में फैला रहता है। इन नेशनल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, जिन्हें केवल उनकी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज कर सकते हैं इलेक्शन सिंबल के रूप में। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है? तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक डिटेल्ड क्राइटेरिया बनाया गया है, जिससे हमें ये आसानी से पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है। तो देखो, वो क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर कोई पार्टी टोटल वोट्स में से कम 6% वोट ले आती है लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट ले आती है, और साथ में कम से कम 4 सीट जीत जाती है लोकसभा में, उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से 2023 में 6 नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो करेंटली ये 6 नेशनल पार्टीज हैं हमारी इंडिया में। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत 26 नवंबर 2012 में हुई थी, 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट के बिहाफ पर। इस पार्टी के आइडियाज़ थे कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम देखने को मिलेगा।
इस पार्टी का जो सिंबल है वो है ब्रूम यानी कि झाड़ू। आज के समय में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है। दूसरी नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी को फॉर्म किया गया था 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। बहुजन समाज पार्टी मेनली बहुजन समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए और उनके लिए पावर सिक्योर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें दलित्स, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग आते हैं। इस पार्टी का सिंबल है एलिफेंट यानी कि हाथी। इस पार्टी का मेन प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, इनमें भी इस पार्टी का ठीक ठाक प्रेजेंस देखने को मिलता है। तीसरी नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत 1980 में हुई थी बाय रिवाइविंग भारतीय जनसंघ, जिसे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। ये पार्टी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया के रूप में देखना चाहती है, जिसके लिए वो इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज की, दीनदयाल जी के आइडियाज़ की। साथ में ये बढ़ावा देती है कल्चरल नेशनलिज्म को यानी कि हिंदुत्व को। ये पार्टी फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है जम्मू एंड कश्मीर का, साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है और फोर्स रिलीजन कन्वर्जेशन को रोकना चाहती है। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है लोटस यानी कि कमल का फूल। आज के समय में सेंटर पर एनडीए अलायंस के रूप में बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो इस पार्टी की शुरुआत 1964 में हुई थी। ये पार्टी बिलीव करती है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी पर, मतलब ये पार्टी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और अपोज करती है इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। इस पार्टी का सिंबल है हैमर, सिकल एंड स्टार, यानी कि कुछ इस तरीके का सिंबल है। इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में। इस पार्टी की खास बात पता है क्या है? ये पार्टी वेस्ट बंगाल में लगातार 34 साल तक बिना रुके पावर में रही थी। अगली नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को केवल कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टीज में से एक है। इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले किया है, इंडिपेंडेंस के पहले भी और बाद भी। इस पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इंडिया को एक मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाया है। ये पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है और सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं और माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए काम करना ज़रूरी समझती है। इस पार्टी का सिंबल है हाथ का पंजा। इस पार्टी ने 1977 तक इंडियाई गवर्नमेंट को संभाला, फिर 1980 से 1989 तक भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही और फिर 2004 से 2019 तक भी यूपीए अलायंस के रूप में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही। लास्ट नेशनल पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। इस पार्टी को फॉर्म किया गया था जुलाई 2013 में अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा। इस पार्टी की कोर फिलॉसफी है कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों को एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और इनका एम्पावरमेंट हो। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है बुक यानी कि किताब। इस पार्टी ने मेघालय में भी गवर्नमेंट फॉर्म की है, साथ में इसका प्रेजेंस कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है। तो ये है हमारी 6 नेशनल पार्टीज। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इन्हें आसानी से रिवाइज कर सकें। तो अभी तक हमने 6 नेशनल पार्टीज पढ़ी। तो उन्हें छोड़कर जितनी भी मेजर पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया गया है। इन स्टेट पार्टीज को हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्टीज को छोड़कर सारी ही पार्टीज स्टेट पार्टीज होती हैं, बल्कि इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज हैं और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टीज नहीं है। तो वो क्राइटेरिया है कि अगर कोई पार्टी कम से कम 6% वोट हासिल कर लेती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और साथ में 2 सीट हासिल कर लेती है, तो उस पार्टी को स्टेट असेंबली का स्टेटस मिल जाता है। मतलब उसे हम स्टेट या रीजनल पार्टी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस मैप को देख सकते हो, ये स्टेट पार्टीज हैं, पर ये 2018 का मैप है। तो हो सकता है आपको कि इसमें कुछ नेशनल पार्टीज दिख जाए, क्योंकि वो आज नेशनल पार्टी हैं, पहले वो स्टेट पार्टीज में ही आती थी। समझ के? अब दोस्तों जो ये स्टेट पार्टीज होती हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि अगर किसी नेशनल पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है लोकसभा इलेक्शन में, मतलब वो जब विनिंग कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाती है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे में नेशनल पार्टी अलग अलग स्टेट्स पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाती है ताकि वे विनिंग कट ऑफ को क्रॉस करके सेंटर पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टेट पार्टीज का, और इससे हमारे देश का फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी बेटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज।
मतलब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे 4 मेजर चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी है। कैसे? पार्टीज़ में क्या होता है कि जो टॉप के कुछ लीडर होते हैं उनके हाथ में ही सारी पावर पहुंच जाती है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं पार्टी में, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता कि पार्टी में चल क्या रहा है। सारे ही डिसीजन टॉप के लीडर्स ही लेते रहते हैं। दूसरा चैलेंज है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब कई पॉलिटिकल पार्टीज में डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है। मतलब जो पार्टी के टॉप के लीडर्स होते हैं वो अनफेयर एडवांटेजेस देने लगते हैं अपने ही फैमिली मेंबर्स को या अपने ही करीबी लोगों को। इससे क्या होता है, जो पार्टी की टॉप पोजीशंस होती हैं उन्हें एक ही फैमिली के मेंबर्स कंट्रोल करने लग जाते हैं। ऐसा करना बाकी मेंबर्स के साथ नाइंसाफी करना है, क्योंकि जो डिजर्विंग मेंबर होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते। तीसरा चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। मतलब पार्टीज के अंदर मनी और मसल पावर का रोल बढ़ने लगा है। आपने देखा होगा कि पार्टीज हमेशा ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती हैं जिसके पास पैसा और पावर होती है, ये सोच के कि वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएगा। कई बार तो क्रिमिनल्स को भी टिकट दे देती है। इससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वे बैठे रह जाते हैं। चौथा चैलेंज है पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। मतलब सभी पार्टीज एक ही तरह की हो गई हैं, लोगों के पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची है कि वो किस पार्टी को चूज करे। तो ये 4 चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में देखे जाते हैं। तो ये तो बात हुई चैलेंजेस की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। अगर लिए गए हैं तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए लिए गए हैं। आइए जानते हैं हाउ पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो हाल ही में कई सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। जैसे कि पहला स्टेप लिया जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। देखो पहले क्या था, जो एमपीज और एमएलए होते थे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते थे, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े ऑफर दिए जाते थे। तो जो जीते हुए एमपीज या एमएलएस होते थे वो ज़्यादा पावर के चक्कर में अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, जबकि वो जीते पहली पार्टी से थे। तो इसे रोकने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है और एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया जाता है, जिसके तहत कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता था। अगर वो पार्टी बदलेगा तो उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। तो ये लॉ वैसे अच्छा था, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था कि कोई लालच की वजह से नहीं, बल्कि वास्तव में पार्टी की किसी समस्या की वजह से पार्टी को छोड़ना चाह रहा था, तो वो भी अब उस पार्टी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छोड़ेगा तो उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। दूसरा स्टेप लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मनी एंड क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एक ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा, जिसमें उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप था, पर इसमें भी एक कमी थी कि क्या गारंटी है कि उसने जो जानकारी भरी है वो सही भरी है या गलत भरी है। और ये तुम कैसे पता कर सकते हो कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास नहीं रहेगी तो उसके चाचा फूफा ताऊ के पास रहेगी। समझ रहे हो। तीसरा स्टेप लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी कर दिया कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएगी और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप था, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें ना तो पार्टी में इंटरनल इलेक्शन हो तो रहे हैं, पर वो केवल फॉर्मेलिटी ही हो रही है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं उनसे नो डाउट फ़ायदा हुआ है, पर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही सुधरना नहीं चाहेंगी तो चाहे जितनी मर्जी स्टेप ले लो, हमें कमियां तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। रीसेंट सजेशंस इन अवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। चलो अब हम कुछ ऐसे सजेशंस को देखते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपनाए नहीं गए हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन सजेशंस को मानती हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो पहला सजेशन है कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जिससे पार्टी के अंदर होने वाली सभी ज़रूरी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। जैसे कि पार्टी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और उसके हिसाब से ही काम किया जाए। मतलब पार्टी के अंदर ही चीज़ें ठीक तरीके से चलती रहे, इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए। दूसरा सजेशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वे इलेक्शन टिकट का 1/3 हिस्सा वुमेन्स कैंडिडेट को दें। साथ में पार्टी के अंदर भी वुमेन्स को कोटा दिया जाए। तीसरा सजेशन है कि गवर्नमेंट के फंड से ही पार्टीज़ को चुनाव खर्चों के लिए पैसा देना चाहिए,
ताकि सभी पार्टीज को बराबर पैसा मिले, ताकि इलेक्शन फेयरली लड़ा जाए। नहीं तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं वो पैसा पानी की तरह बहाती हैं और इलेक्शन को पैसे की दम पर जीतने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब दोस्तों, इन सजेशंस को अगर हम साइड रख दें तो दो और तरीके हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। पहला, कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाएं। प्रेशर बनाने के लिए लोग पेटिशन फाइल कर सकते हैं, मीडिया का सपोर्ट ले सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स का सहारा ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो लोग वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो दूसरों से अपेक्षा ना करके खुद पार्टीज को ज्वाइन करें। अगर हम केवल बाहर से ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे और इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमें बुरी पॉलिटिक्स को हराना है तो इसका सही तरीका यही है कि अच्छी पॉलिटिक्स की जाए, पर उसके लिए अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन की लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।